नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। इंडिया, उदय इंडिया। आपसे ये जाना तो कांग्रेस ने खड़गे जी का बेटा ने आरोप लगाया कि आरएसएस रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ है, जबकि उसके सारे एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है। आरएसएस रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी एलिगेशन दोबारा उन्होंने लगाया। देखिए, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि ये प्रियांक खड़गे ने क्यों बोला है। मैं पूछना चाहता हूं, भाई आपके तो पार्टी में नेहरू जी ने भी प्रतिबंध लगाया था, आरएसएस पे इंदिरा जी ने भी लगाया था और नरसिम्हा राव ने भी लगाया था, तो बगैर रजिस्ट्रेशन के लगा दिए थे। तो कहना क्या चाहते हो भाई? उन लोगों की सरकारों ने कोर्ट में जाके हलफनामा दिया और जो आखिरी प्रतिबंध लगा वो 13 दिसंबर 1992 को लगा, विवादित ढांचा गिरने के बाद, और 4 या 5 जून को जो बाहरी ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया है, यानी कोर्ट के धरातल पर चारों खाने चित्त गिरी कांग्रेस की सरकार, और उसने ये कहा कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने, कि कोई साक्ष्य नहीं दे पाए संघ के विरुद्ध। तो भाई साहब, मैं खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, प्रियांक जी आपके होम मिनिस्टर थे, सुशील कुमार शिंदे जी जनवरी 2013 में जयपुर में बोल गए थे कि आरएसएस वाले आतंकवादी कैंप चलाते। जब सुषमा स्वराज जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में संसद में पूछा कि भारत के गृह मंत्री ने बोला है सदन के पटल पर ऑथेंटिकेट करें, तो उन्होंने कहा मैंने ऐसे ही बोल दिया था, वापस लेता हूं। और अभी उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि मैंने इसलिए बोला था कि कहा गया था। तो मैं खड़गे जी से कहना चाहूंगा, आपकी पिताजी की आयु के जिन नेताओं ने जो बोल चुके हैं उनकी बात को समझिए, और यदि आप उन लोगों के बच्चों के समकक्ष हैं तो बचकानी बातें करने से बचिए। और रांची के संघ कार्यालय पर जो बम फेंका गया उसके कनेक्शन पाकिस्तान से हैं। अब ये जो झूठे आरोपों का बम फेंक रहे हैं प्रियांक खड़गे जी, दर्शक तय करें कि इनके कनेक्शन कहां से होंगे। और फिर मैं पूछना चाहता हूं, मैं प्रियांक खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, भाई साहब कोई रजिस्ट्रेशन तो था नहीं, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी 1963 को काहे बुलाया था गणतंत्र दिवस में? 1965 के युद्ध के समय जब पूरे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई तो शास्त्री जी ने गुरु गोलवलकर जी को भी क्यों बुलाया? 1948 के समय पत्र अवेलेबल है, भारत के रक्षा मंत्री ने, उन्होंने उस समय गुरु गोलवलकर जी की कश्मीर के मुद्दे पर सहायता दी थी। ये बताइए, विवेकानंद शिला के उद्घाटन के समय इंदिरा गांधी क्यों गई थी भाई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रश्न उठाने से पहले संघ को समझ लेना चाहिए। प्रियांक खड़गे जी को मैं बताना चाहता हूं, आज वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन वनवासी कल्याण आश्रम संघ का है। झुग्गी झोपड़ियों में दलितों के बीच में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन सेवा भारती संघ का है। सबसे ज्यादा स्कूल अगर एक किसी संस्थान के हैं, 30,000 सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती, पूरे विश्व में किसी एक के नहीं, वो संघ का है। मजदूरों के बीच में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ का है। किसानों के बीच भारतीय किसान संघ का है, और विद्यार्थियों के बीच में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ का है। धार्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन विश्व हिंदू परिषद संघ का है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रधानमंत्री संघ के नहीं, संघ के प्रचारक रहे हैं। तो देश के हर क्षेत्र में जिस भाव से समर्पित होकर इस राष्ट्र के लिए संघ के लोगों ने काम किया है, जिसे कहते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और प्रियांक जी कान खोल के सुनिए, नॉर्थ ईस्ट में सैकड़ों संघ के कार्यकर्ताओं प्रचारकों ने जान गंवाई है, केरल में जान गंवाई है, बंगाल में जान गंवाई है, जहां आपके कार्यकर्ता भी मारे गए और आपके लोग मुंह नहीं बोल पाए। कश्मीर में पंजाब के आतंकवाद के दौर में कम्युनिस्टों से, कट्टरपंथियों से लड़ते हुए और
इमरजेंसी में जेल में जाना हो या आपकी सरकार के द्वारा चलाए गए तथाकथित झूठे हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव में जाना हो, मगर उसके बाद भी बगैर एक चीज की अपेक्षा किए हुए। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, संघ में आने की शर्त क्या होती थी? नंबर 1, आपका अच्छा कैरियर हो, अच्छा क्वालिफिकेशन हो। उसके बाद कैरियर छोड़ दीजिए, काम धंधा छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, घर बार छोड़ दीजिए, धन संपत्ति छोड़ दीजिए और हॉस्टल की तरह पूरा जीवन व्यतीत करने को तैयार रहिए। और एक जगह पे नहीं, देश में जहां कह दिया जाए वहां जाइए, जान को भी खतरे में डालिए। क्या आप उसका मोल तोलेंगे? साहब, वो अनमोल है जो काम करते हैं। और आपके लोग, आपकी मानसिकता को समझा जा सकता है। जहां पर आपकी खुद पंजाब के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर बोल चुकी हैं कि 500 करोड़ से कम हो तो कोई मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं कर सकता है। और आपके यहां, आपके राज्य में वाल्मीकि योजना का पैसा लेके आप लोग भ्रष्टाचार कर लेते हैं। तो मुझे लगता है, और आपके यहां तो उल्टा है, सोनिया जी और राहुल जी किस मामले में मुचलके पे है? नेशनल हेराल्ड, सरकार की संपत्ति नहीं, अपनी पार्टी और उनके अनुसार जो स्वतंत्रता सेनानियों का नेशनल हेराल्ड था उसकी संपत्ति भी अपने कर ली। तो संघ कहता है कि सब कुछ राष्ट्र को समर्पित, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित और यह जीवन समर्पित। और आप कहते हैं तेरा मुझको अर्पित क्या लागे तेरा। इसे कहते हैं आज कांग्रेस ऐसी खप्तुल हवास होकर। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये क्यों किया जा रहा है? अभी ईडी ने बेंगलोर बेस्ड, उसका मैं नाम भूल रहा हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कन्वर्जन करने के कार्य करते हैं, उनकी जो फंडिंग आई है, उस फंडिंग में अब वो किस तरीके से फंडिंग आ रही है? डायरेक्ट फॉरेन से नहीं आ रही है, सैकड़ों की संख्या में फॉरेन ओरिजिन के डेबिट कार्ड दिए जाते हैं और 6-6 महीने में 90-92 करोड़ रुपया आया। एक आदमी पकड़ा गया है बेंगलोर एयरपोर्ट पे, जिसके बाद 24 डेबिट कार्ड थे और करोड़ों रुपए उसमें से कैश विड्रॉल करके दिया जा रहा था। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रियांक जी, कहीं कवर फायर देने के लिए तो नहीं किया जा रहा है ये? तो जरा स्थिति स्पष्ट हो जाए तथ्यों के आधार पर। मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी जी के मतलब चाटुकारिता में कम से कम नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी की बेइज्जती करने से बाज आना चाहिए।